अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नया दिन, नया हफ्ता और यकीनन इस वक्त हम पाकिस्तान में देख सकते हैं कि देयर इज़ अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म बिकॉज ख़ास तौर पे हम बात करना चाहेंगे बहुत ही अहम इवेंट्स पाकिस्तान में होने वाले हैं इस हफ्ते। जिस तरह हमने देखा वीकेंड पे कि उर्दू की 11वीं आलमी कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुँची। दूसरी तरफ हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार की, जिसके लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर हैं। फिर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला करतारपुर कॉरिडोर की संग बुनियाद रखी जाएगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये भी कि हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मैं सियासी मंजरनामे पर अगर नज़र डालते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि अगर वज़ीर आज़म का कोई भी मुल्क के बाहर दौरा हो तो आपको याद होगा कि बचपन में अगर कोई कज़न या कोई बहन या भाई बाहर से आता था और उसका सूटकेस खुलने वाला होता था तो लोग ये सोचते थे कि पता नहीं ये मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेके आया, तो सारे के सारे उसके करीब करीब बैठ जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदान और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन और मुखालफिन हैं मौजूदा दौरे हुकूमत के, उनका रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल आके बैठ जाते हैं, देखते हैं बड़े भैया हमारे लिए सूटकेस में क्या लेके आए हैं, क्या आपको सऊदी अरब से कुछ मिला, क्या आपको मलेशिया से कुछ मिला। और अगर गलती से आप कुछ लेके आ जाते हैं तो दूसरी तरफ एक पप्पो होती हैं जो दोबारा से ये बोलती हैं कि भाई ये तो कशकोल है, आपने तो कहा था कशकोल आप लेके नहीं जाएंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ये वो रवैये हैं जो हम अपने इर्द गिर्द वैसे भी देखते हैं, लेकिन अगर सियासत में भी इनका एक रवैया, एक रूप नज़र आता है तो सोचते हैं और वाकई ये बात बावर हो जाती है कि हम सबसे ही, हमारे ही रवैयों से, हमारे ही माशरे से ये लीडर्स भी निकले हैं और इनका रवैया निकला है। तो इनको ज़्यादा हमें मेरे ख्याल में ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही थी कि एक और मीम में ये मेंशन किया गया कि देखिए जी, पिछले 100 दिन में मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले, तो 100 दिन में उन्होंने क्या अचीव किया। तो किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त फेसबुक की मीम में लिखा था कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो ज़रा अपनी नज़र अपने ज़िंदगी के गुज़िश्ता 100 दिनों पर भी डाल लीजिए कि आपने 100 दिन में क्या अचीव किया। और यकीनन आपको एहसास होगा कि अगर आपके घर में कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, या अगर आप सोच रहे थे कि जी पर्दे बदलवाने हैं, वो पर्दे भी नहीं बदले होंगे, या अगर कहीं का नलका टूटा हुआ है तो वो भी आपने सही नहीं कराया होगा। तो अगेन द सेम माइक्रो लेवल एटीट्यूड्स दे ट्रांसलेट। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत की कारकर्दगी नहीं रही है, लेकिन ये जो हमारी जल्दबाजी है, जो हमारी उजलत है, और शायद कहीं ना कहीं गलती इस बात की भी है कि ड्यूरिंग द कैंपेन ट्रेल हमें शायद ये भी एहसास दिलाया गया कि ये सब चीज़ें एक जादू की छड़ी के साथ विद इन 100 डेज सॉल्व हो जाएंगी। तो बहरहाल देखते हैं ये कारवान किस तरह आगे बढ़ेगा। बट खुशाइन बात यह है कि ऐसा लगता है कि तब्दीली वाकई आ रही है। ख़ास तौर पर अगर आप कराची शहर में देखें जिस तरह तजावुज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें भी मेरे ख्याल में दो राय पाई जाती है। दैट्स अनदर शो ऑन इट्स ओन सेल्फ कि लोग कह रहे हैं कि जी रोज़गार बढ़ाने की बात की गई थी, यहाँ तो ये हाल है कि जो लोग ऑलरेडी मुलाजमतों में थे उनके लिए भी प्रॉब्लम आ गई है और उनके लिए अपना रोज़गार मेंटेन करना मुश्किल है। कई लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, जो दुकानें गिराई जा चुकी हैं वहाँ पे अभी भी बैठे हैं ये कह के कि नहीं भाई हम अपना कारोबार यहीं से करेंगे। मेरे ख्याल में लचक ना होना किसी भी चीज़ को जमूद की तरफ ले जाती है, स्टैग्नेशन की तरफ ले जाती है, और मुतहरिक होना ज़िंदगी की अलामत है। इसी चीज़ को अगर ज़बान से यानी हमारी लैंग्वेज से जोड़ें तो जिस तरह के हमने देखा कि उर्दू अदब के हवाले से ये आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स ने यही कहा कि अच्छी उर्दू बोलना, समझना, उसके जो शायकीन हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हमें काम करने की ज़रूरत है। और चाहे हम माने या ना माने, हम इस बात को पसंद करें या ना करें, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यकीनन है उर्दू ज़बान के हवाले से। वो उर्दू ज़बान को बहुत मीठा, पोएटिक तसव्वुर करते हैं। अगर आप गज़लों को भी देखें तो बिकॉज़ बॉलीवुड हैज़ अ वर्ल्ड ओवर रीच, तो अक्सर आप देखेंगे कि जगजीत सिंह की आवाज़ में या मुख्तलिफ उनके और सिंगर्स की आवाज़ों में उन्होंने बहुत खूबसूरती से उर्दू को समोया है इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। आई थिंक शायद हमें भी यही करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास पैरेलल पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामे हैं, तो उनकी कहानियाँ, उनके किरदार, और अब हाल ही में जिस तरह के देखा जाता है कि उनके OSTs लोगों को बहुत पसंद हैं। और बहुत अच्छी बात मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा महसूस करने वाली बात थी कि जो मुशायरे हुए, जो थिंकर्स ने अपनी थाट्स यहाँ पर प्रेजेंट की, जिसमें आप
आपको एक आला दर्जे का तंज़ो मिज़ाह भी लगा, लफ्ज़ों की जादूगरी भी नज़र आई, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है उर्दू अदब और इस ख़ास तौर पे इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और इसके अलावा एक मेहमान हैं जो सरहद पार से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लेट्स टेक अ लुक एट दिस पैकेज फर्स्ट। 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अदब के फरोग का अहम जरिया, अकीदत से तख्लीक तक का सफर हो, पाकिस्तान में टीवी और थिएटर की सूरत हाल हो, सहाफत और मुआशरे की अक्कासी पर बात हो, या फिर मशहूर और मुमताज मुसन्निफीन की किताबों की रस्म इजरा, सभी दिलचस्पी का महवर रहे। मुझको शुगर भी है और पासे शरीयत भी है, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी, और जिंदा रहना भी तो मुमकिन नहीं पानी के बगैर, और डूब मरने को भी दरकार है भैया पानी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मारूफ शोरा अनवर मसूद, फातिमा हसन, इफ्तिखार आरिफ, अनवर शऊर, नासरा जुबैरी ने अपना कलाम पेश किया तो सुनने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। कशिश तेरी सही, गर्दिश मेरी अपनी है ए महवर। वाह 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 भाई वाह। कशिश तेरी सही, गर्दिश मेरी अपनी है ए महवर। तेरे ही गिर्द हूँ लेकिन मैं अपने दायरे में हूँ भाई। वाह वाह वाह। शोरा और शुरका ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को अदब के फरोग का संगे मील करार दिया। जी जनाब, आपने सुना ये खूबसूरत शेर नासरा ज़ुबैरी साहिबा का, और वाकई अपने दायरे में रहना ये एक ऐसी ख़ास मेरे ख़्याल में ट्रेट है जो आजकल बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं करते, और हद से तजावुज़ करना शायद बहादुरी की अलामत समझा जाता है। लेकिन बहरहाल जी, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं सरहद पार से ख़ास तौर पर इस उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली नजमा रहमानी साहिबा, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जैसा कि आप जानती हैं कि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कराची में आर्ट्स काउंसिल और सिंध हुकूमत मुनक्किद करती है, अब ये अपने आप में एक सिग्नेचर प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा, और इस ज़बान के हवाले से जिस तरह का कंटेंट इस आलमी कॉन्फ्रेंस ने और जिस तरह के थिंकर्स और पोइट्स को और राइटर्स को इसने अपने कंटेंट में लाइन अप किया, उनको देखकर आपको कैसा महसूस हुआ, ये हमें बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, और सदियों पहले उर्दू का जो पौधा शायद कहीं से बीज आके कोई गिर गया था क्योंकि ज़बानें कभी पैदा नहीं की जाती जी, उन्हें तहजीबों का मेल, तहजीबों का एक दूसरे से जुड़ना, लोगों का एक दूसरे से मिलना, ये ज़बानों के बनने में मुआविन होता है जी। तो मैं ये कहूँगी कि पौधा लगाया नहीं गया था, बल्कि कुछ बीज कहीं से आके गिरे थे, उससे एक पौधा होगा, और उस पौधे ने आज वो शक्ल इख्तियार की कि उसका फल, उसके फूल तमाम दुनिया के लोग खा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात किसी ज़बान के लिए और क्या हो सकती है। बिल्कुल। नजमा साहबा, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप सरहद पार से आई, बॉलीवुड में एक ख़ास तरह की शायरी होती है जो मेन स्ट्रीम है, उसके अलावा भी जो आपके पास कलेक्शंस आती होंगी वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। यहाँ के जो शायरों के आपने कलाम सुना, उसको कितना मुख्तलिफ पाया, कैसा पाया? सवाल ये है कि हम बड़ा किसे कह रहे हैं जी। हर अहद का नुमाइंदा शायर दूसरे अहद का बड़ा शायर हो जाता है। आज हम ये कहें कि कोई बड़ा शायर है या नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? आने वाले ज़माने तय करेंगे कि आज के दौर का बड़ा शायर कौन था। बिल्कुल। ये तो हम खुद सोचना चाहते हैं कि जो नई शायरी हो रही है, जो तब्दीलियाँ हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, ज़बान बदली है, उसलूब बदला है, मौज़ूआत बदले हैं, समाज बदला है। इन तमाम तब्दील होती हुई चीज़ों के साथ हमारे लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा कौन है। इस सफ़ में बहुत से लोग शायर हैं, शामिल हैं, उन लोगों में कौन आगे चल के इस तसलसल को बरकरार रखेगा और बड़ा शायर करार पाएगा, आने वाले साल ये बात तय करेंगे, हम तय नहीं कर सकते। बिल्कुल जनाब, ये सिर्फ ख्यालात का ही एक प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अहम बात ये भी थी कि पाकिस्तान ने अपनी रवायत को मेरे ख़्याल में जारी और सारी रखते हुए उसी तरह अपने मेहमानों का इस्तकबाल भी किया, उनकी मेहमान नवाजी भी की। और ख़ास तौर पे आपको बताते चलें कि ना सिर्फ इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, बल्कि हाल ही में लाहौर में होने वाले इंटरनेशनल फेयर्स फेस्टिवल में भी हमने देखा कि बहुत सारे हमारे मेहमान, अदीब, डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स इंडिया से भी तशरीफ़ लाए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इन ना सिर्फ हमारे जो प्राइवेट इवेंट्स हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी बार बार भारत को दोस्ती का हाथ
भारत की तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे पड़ोसी की तरफ से सर्द महरी उसी तरह की? ये कुछ मौसम की सितम ज़रीफ़ी कहें या उनका अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ कोई रवाबित अच्छे नहीं रखे। देखिए, अच्छा पड़ोस भी लोगों को किस्मत से मिलता है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे। जिस तरह के 28 तारीख को करतारपुर कॉरिडोर की बाकायदा संगे बुनियाद रखी जाएगी, इसका भी एक मेरे ख्याल में इन्विटेशन भेजा गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इसको टर्न डाउन किया है और उसकी क्या वजह रही है, इसमें भारत का क्या नुक्ता नज़र है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन हम में से हर शख्स एक पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन एतमाद हासिल करने का क्या ज़रिया बने? क्या हमारी अच्छी शक्ल सूरत हो, अच्छा इखलाक हो, या हमारी पढ़ाई लिखाई और इसके अलावा दीगर वसाइल? यानी कुछ लोग समझते हैं कि जी अगर आपका एक बड़ा ही सेफ़ और ज़बरदस्त फैमिली बैकग्राउंड हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, तो ऐसे लोगों में तो कॉन्फिडेंस होता ही है। हम यहाँ पर थोड़ी सी तफरीक करना चाहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में। बहुत सारे लोगों को अपनी सलाहियत पे यकीन होता है, लेकिन अपने आप पे एतमाद नहीं होता, और यही वजह है कि वो कई फैसले लेने से झिझकते हैं या ज़िंदगी के किसी ऐसे मकाम पर जिस चीज़ पे उनको सबसे ज़्यादा फ़ख्र हो, एतमाद हो, अगर वो चीज़ उनसे छिन जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी एक छोटी सी मिसाल है किसी बहुत ही मालदार शख्स की, कि अगर उसको एतमाद इस वजह से है क्योंकि वो मालदार है, या वो जिस साख पे, जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है, जिस कुर्सी का हकदार है, अगर उससे वो छिन जाए तो कई लोगों का एतमाद डगमगा जाता है। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनको भी अक्सर यही देखने में आया है कि जी अगर वो इस बात पर बहुत फ़ख्र करती हैं कि उनकी शादी एक अच्छे मजबूत घराने में हुई है, या वो बहुत प्यारी शक्ल सूरत की मालिक हैं, तो वक्त के साथ साथ अगर उनको लगता है कि उनके हुस्न में कमी आ रही है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड कंपैरिजन की वजह से उनको उतना मजबूत ना लगे, तो ऐसे लोग भी एतमाद की कमी का शिकार हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। सेहत जब इंसान की गिरती है, जब आपकी जिस्मानी सेहत वैसी नहीं रहती, तो लोगों में एतमाद की कमी देखी जाए। किस तरह अपने आप को इतना मजबूत करें कि ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आए उसका आप एक हिम्मत के साथ, बाहिम्मत तरीके से, बुर्दबारी के साथ मुकाबला कर सके। ये बात आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड माय डियर फ्रेंड सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सलमा एतमाद को डिफ़ाइन करती हैं? आपकी अपनी शख्सियत होती है, आपका अपना एक बैकग्राउंड होता है। हर इंसान का जो भी दुनिया में आया है उसकी एक सोच है। वो कहते हैं ना कि खसलत नहीं बदलती भला हिसाब है। तो वो एक चीज़ है जिसको अगर आप समझ लें, उसको आप देख लें कि आपकी एक्चुअली डोमेन क्या है। हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई जगह है। हम कोशिश बहुत सारी करते हैं, लेकिन ये कि हम देखा देखी पे करते हैं। लेकिन सलमा अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, आम फहम बनाए लोगों के लिए, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पुरएतमाद हो, और वो अपने तई बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, उसको बेस्ट स्कूल में भेजते हैं। अब ऐसे स्कूल में भेजने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे और कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि फ़लाना बच्चा उस गाड़ी में आता है, उसके साथ गार्ड आता है, मैं छोटी गाड़ी में आ रहा हूँ, उसके पास कौन सा मोबाइल है, मेरे पास कौन सा मोबाइल है, वो किस इलाके में कितने बड़े घर में रहता है, या मेरे वालिदैन की शख्सियत या उनके पहनावे से मुझे शर्म आती है। ऐसी चीज़ों से बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? ये बड़ा टॉपिक है जिसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत ही चंद और आसान तरीके से बता सकूं। एक छोटी सी चीज़ है, अगर माँ कॉन्फिडेंट है ना, उसे खुशी है, पुरसुकून है, अपनी औलाद पे यकीन है और ख़ुद पर यकीन है, अपनी तरबियत पे यकीन है, तो आपका बच्चा आपसे एक बहुत पॉजिटिव वाइब लेता है, बहुत पॉजिटिव। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल्स, हाँ स्कूल्स मायने रखते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक ही क्वेश्चन रहा है, टाटो से पढ़ने के बाद बच्चे ऑक्सफोर्ड तक पहुँचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस चीज़ पे? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने पेरेंट्स की तालीम के ऊपर, अपने असातिज़ा को बड़ा मानने के ऊपर। आज के दौर के अंदर जैसे हमने बड़े बड़े स्कूल्स दे दिए हैं, अब उन स्कूल्स के बाद क्या है कि हम उन्हें तालीम बहुत अच्छी दे रहे हैं, सही, लेकिन उनके बिहेवियर पर काम नहीं कर रहे।
एक्चुअली वो जो टाइम पीरियड है उस पे जो काम करना है। आप देखें, हमारा हमेशा ध्यान होगा कि हम देखेंगे हमारा बच्चा ए ग्रेड स्टूडेंट हो, अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा। बट इट्स अ टू वे थिंग ना सलमा, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि माँ बाप की डिमांड है बच्चा हमेशा ए ले, बच्चे की डिमांड है कि आपने मुझे जहाँ भेजा है उन बच्चों की लाइफस्टाइल से आप मेरा लाइफस्टाइल मैच करें। तो ये जो एक तनाव की सी कैफियत है, इसको कैसे कम लेकिन किया ये जाए? है कि इस तनाव के लिए आपको अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अपनी स्ट्रगल पूरी बतानी चाहिए। एक मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि अच्छे घरों के अंदर भी आपको पता है रिसेशन का दौर है, बहुत बुरे बुरे हालात हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखें, चाहे हम खुद मर जाएं। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं कि और हम टूट जाते हैं। और एंड क्या होगा कि जो उनको मिल रहा है ना, उन्हें एकदम हम जीरो पे लेकर आ जाएंगे। सही। तो ग्राउंड जीरो पे लाने से बेहतर है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड रियलिटीज बतानी शुरू करें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने हमारी फैमिलीज़ में भी होती थी कि पहले एक तो पॉकेट मनी का रिवाज था कि आप एक बजट के अंदर रहें, दूसरा आपको ये भी सिखाया जाता था कि एतमाद यानी देयर इज़ डिग्निटी इन वे यू स्टैंड। वही आपकी बात कि झूठ ना बोला जाए, बढ़ा चढ़ा के अपना फैमिली बैकग्राउंड या अपने वसाइल का इजहार ना किया जाए, बल्कि उनको बताया जाए कि शर्मसारी ह्यूमिलिटी में आपकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम टॉपिक को चेंज करें, हमने थोड़ी बात ये भी की कि कुछ लोगों के लिए ख़ुद एतमादी का वो सिरा मालो ज़र के अलावा आपकी शक्ल सूरत भी होती है। यानी अगर किसी बच्ची की शक्ल प्यारी है तो हम उसको प्यारी ही बना देते हैं, उसको दिन रात बस ये बावर कराने में लगे रहते हैं, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी। लेकिन उसके प्यारेपन को हम इतना उसकी ज़िंदगी के लिए इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती है, एक्चुअल जो उसकी सलाहियत है उसके बारे में नहीं सोचती। मैं हमेशा एक चीज़ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर बताती हूँ, क्योंकि हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, उनके अंदर की सलाहियत को बाहर निकालें। और उसके लिए असातिज़ा के साथ साथ पेरेंट्स का काम है कि आप अपने बच्चे की सलाहियत पर यकीन रखें, उसकी ज़ात पर यकीन रखें, उस पर पहले यकीन करना शुरू करें। क्योंकि देखें, खुद एतमादी वहीं पे आती है। आप उसको सिखाएं तो सही कि एक्चुअली एतमाद का मतलब क्या है और उसको कैरी कैसे करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहती होती हूँ कि एक्चुअली माफ़ी का मतलब क्या है, नो सॉरी, नथिंग, थैंक यू सो मच। सॉरी का मतलब ये, मैं ये दोबारा कभी नहीं करूँगा और तो मुझे एहसास है कि मेरे इस एक्ट से आपको तकलीफ पहुंची है, मैं किसी को उस एहसास के बगैर तो सॉरी खोखला है। तो ये चीज अब एक वर्ड बन गया ना सॉरी, तो मैं हमेशा मना कर देती हूँ, प्लीज नो सॉरी, मुझे पूरी लाइन चाहिए। हाँ। आप अगर आप मानते हो इट्स अ ओथ कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो इसी तरह खुद एतमाद भी, अगर आप उसको एतमाद दे रहे हैं ना, मैं तुम पे ट्रस्ट करें, डोंट वरी, दुनिया जो मर्जी हो, तुमसे गलती हुई भी तो पहले आकर मुझे बता। मेरा एक हमेशा लफ्ज होता है कि पहले आइए, मुझे बताए, कन्फ्रंट करें, उसके बाद मैं आपका साथ दूं। और जहाँ आप गलत हैं। सलमा, यहाँ पे ये बात भी करनी ज़रूरी है कि जब हम लोग कहते हैं कि जी मुझे एतमाद इसलिए नहीं आता किसी दूसरे पे क्योंकि उन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है, अगर आपको अपने ऊपर एतमाद हो तो दूसरे पे ट्रस्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी हम ना मेकअप रूम में ये बात कर रहे थे नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के ऊपर कि लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। लोग नेगेटिव नहीं होते, हम नेगेटिविटी ऑलरेडी दे रहे हैं। इसको छोटी तो सी अट्रैक्ट करते बड़ी हैं। छोटी सी और जल्दी से बताती हूँ। मैंने सिद्रा से कोई बात करनी है और मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जज कर रही हूँ, ये मुझे जज करेगी या ये गलत समझेंगी, समझ ही नहीं सकेंगी। तो इट मीन्स वो सारी नेगेटिविटी मैंने पहले सिद्रा को दे दी। अब वो ना चाहते हुए अगर वो करती है तो उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि देयर इज अ वाइब, हमेशा पहले ही आप दे देते हैं। इंसान की शख्सियत आयनादार होती है। वो कहते हैं ना टेलीपैथिकली, अगर आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा कि सलमा ये बात समझ ही नहीं सकती, हाँ। तो मैंने उनको टेलीपैथिकली ये मैसेज ऑलरेडी दे दिया। इसमें यहाँ पर यही है, किसी से कोई काम हो, कहीं आपने इंटरव्यू पे जाना है, किसी से कोई काम लेना है, कोई ज़रूरत बतानी है, कोई मसले का हल बताना है, पहले इस बात पे कॉन्फिडेंट हो कि वो आपकी बात को समझेगा। सही। इफ अगर आपने ये सोचा ये तो समझ ही नहीं सकेगा, आप इधर से बात करेंगे उधर से बात करेंगे, ज़्यादा सफाइयाँ पेश करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी सलमा, कि अगर इंसान के जहन में कोई परसीव्ड कमी हो, जैसे मुझे लगे कि मुझ में एतमाद की कमी शायद इसलिए है क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती, तो हमने उसको अपना रीज़न कि मैं विक्टिम फील कर रही हूँ क्यों बना लिया। अगर कोई इस तरह की कमी है सलाहियत वाली, तो उस पर तो काम करके हम उसको अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई खातून समझती है कि जी एतमाद इसलिए नहीं, मुझे अच्छा खाना पकाना नहीं आता, मुझे घर को मेंटेन करना नहीं आता, तो ये वो चीज़ें जो आप सीख सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने सीख में खुद ही एक ब्लॉकेज लगा देते हैं? हमें अपने लिए लूप होल्स ढूंढने की आदत है ना, मेहनत तो हमने करनी ही नहीं है।
और हमारी कोशिश होती है हर चीज़ हमें प्लेट में सजे सजाए मिल जाए। तो ये और दूसरी बात है कि हम फौरी तौर पे बहाने ढूंढते हैं। अब ये काम मैं नहीं कर सकती, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं अच्छा कैरी नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं बना सकती, किसी के घर में कोई गेस्ट खाना नहीं है घर में, पहले मंगा लीजिए क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया मैं बहुत थकी हुई, मैं नहीं कर सकती। तो मतलब ये कि हम ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं कामों के अंदर खुशी ले आए। मैं एक बात कहूँगी, अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाइए। ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, ठीक है, हालात बहुत मुश्किल है, वक्त के साथ साथ भागते हुए हम थक गए हैं। तो वो वक्त इकट्ठा कीजिए जो कि आपकी अच्छी मेमोरीज है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, और कोशिश करें दूसरे को वही चीज़ दें जो हम सारी ज़िंदगी उनके साथ कर सकते हैं। ये कभी मत करेंगे यार अब सर्विंग्स करनी है, अब ये करना है, मैं ये नहीं कर सकता, और बनावट मत करें। आपने बनावट में बैठ के इंग्लिश बोल ली, बहुत अच्छी बोली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, वो बात दिल पर असर ही नहीं करेगी, बात वो असर करेगी जो दिल में रखे। अच्छा, और फर्स्ट स्टेप टू एवरीथिंग इज कि आपको अपने ख्यालात का धारा खुद बदलना है। देखें, सलमा हमारे साथ मौजूद हैं, या मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, हम आपको जितनी भी मोटिवेशनल टॉक दें, आपने अगर अपने ख्यालात का खुद चार्ज नहीं लिया, नथिंग कैन चेंज यू। तो अगर सलमा, इनसे ये कहा जाए कि जिस तरह हम बैठ के नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, दिन में अगर 5 या 10 मिनट आप एक में से 2 काम कर लीजिए, या तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल खामोश कर लीजिए, जिसको लोग मेडिटेट करना कहते हैं, कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने लिए वक्त निकालिए कि हर मसले को भूल जाइए, हर मसले का हल निकालने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ी देर के लिए मसले को छोड़ना सीख लें। और दूसरा ये कि अगर हम अपने आप से पॉजिटिव बात करें, आप इस पे बिलीव करती हैं सलमा के स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर आप अपने आप को अच्छी बात बोलें? मैं आपको बता रही हूँ, लोग इतना एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे हकलाते हैं ना, उनके लिए सबसे बेहतरीन क्या है, आप उनको बच्चों को लेकर खड़े हो जाए, मिरर थेरेपी कराएं, उनके अंदर का वो जो खौफ होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, बस दैट्स इट। वो अपने आप पे यकीन रखेंगे। अभी जैसे सिद्रा ने ये बात की है ना कि आप कोई एक टाइम पे बैठ के ना या तो खामोश हो जाइए या कोई अच्छी थॉट लेकर आइए। आपको एक बात बताती हूँ कि 32 पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव थॉट्स, उनको एक नेगेटिव थॉट जला कर रख देते हैं। वाओ, मतलब 32 आपकी 32 दिन की खुशियाँ, 32 लम्हे वो जाया हो जाते हैं एक नेगेटिविटी, एक चिंगारी से। वाओ। तो आप ये देखें, जो हमारे पास ऑलरेडी चिंगारियां बहुत ज्यादा होती है और अच्छा, किसी ने मुझे 55/5 मेथड भी बताया, और ये मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है, उसको एक तो पॉजिटिवली बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट की तरह, मिसाल के तौर पे मैं खुश हूँ, उसको इस तरह फ्रेज़ कीजिए जैसे वो अभी इस वक्त हो रहा है, और इसको 55 दफ़ा 5 रोज तक लिखिए। तो वो सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। कोई भी दिन के 5 मिनट निकाल लीजिए, यानी लोग तो ये भी कहते हैं कि एक ही वक्त रखें तो बहुत अच्छा है, जैसे सुबह उठे और एक ये डायरी आपके पास होनी चाहिए जिस पे 55 दफ़ा आप वो अपनी स्टेटमेंट को 5 रोज तक लिखिए। आप अपने आप को देखें, दुनिया को कन्विंस करने से पहले अपने आप को कन्विंस करना जरूरी है। एनी अदर टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव? मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमने यंग जनरेशन की बात की थी। मेरे पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी एक बच्ची ने बड़ी ही खूबसूरत तरीका निकाला था, और शी इज़ रियली पॉजिटिव माशाल्लाह, क्योंकि बहुत नेगेटिव माहौल में पली है वो बच्ची। सिद्रा, उसने चीज़ों का मतलब, जो आपने शुरू में कहा ना कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, मैं स्टेटस नहीं उस पेरेंट्स वो वाला मेंटेन कर सकते, कहाँ से वो गिरे हैं और कहाँ से वो उठे हैं, उसने एक बात सीख ली थी कि मेरी गाड़ी, मेरी घड़ी, मेरे फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरी किसी और की कोई खुशी तो नहीं है। हाँ। तो क्या ये मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत देती है और ज़्यादा खुशी देती है? एंड यू वोंट बिलीव कि वो उसने फर्स्ट फ़ोन जो ख़रीदा था वो उसने यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की, और वो ख़रीदते फ़ौरन साथ वो पहली दफ़ा रोई और दबा के रोई कि मैंने बर्बाद कर दी, इससे पता नहीं किसका क्या क्या काम होता। देन उसके बाद वो फोकस होगी। वो एक चोट थी जो उस बच्ची को लगी, एंड यही वो चीज़ थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी स्ट्रगल के साथ शामिल कीजिए, ये उनके सीख का टाइम है और ये एहसास आपको दिलाता है। थैंक यू सो मच सलमा फॉर बीइंग हियर विद अस। एक जल्दी से हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन ये घड़ी वाली बात बहुत ही खूबसूरत है। घड़ी अच्छी नहीं होनी चाहिए, टाइम अच्छा होना चाहिए, और अच्छा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालात की वजह से होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
है, तुम ले सकते नहीं, हो। नहीं, thank you, thank you. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आम तौर पे बीट बॉक्सिंग इज़ फेमस इन पाकिस्तान। आई डू नो ऑफ यंग पीपल हु डू इट। तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें कैसे पैदा हुआ? I've been beatboxing since the past 10-11 years. 10-11 साल से कर रहे हो? Give or take 10-11 Wow, years. okay. और मैंने पहला बीटबॉक्सिंग देखी थी एक डिज्नी चैनल के एक टीवी शो के अंदर, दैट्स सो रेवन। वहाँ पर मैंने एक बॉय को चेक किया था, ही वाज लाइक बीटबॉक्सिंग फॉर एवरी सिंगल टाइम ही गॉट इनटू ट्रबल। मतलब उसको स्कूल के अंदर जब भी उसके प्रिंसिपल या टीचर कभी कुछ भी बोल देते ना, तो वो बीटबॉक्सिंग करके, नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। And his principal and his teachers were like shocked, how is he doing that? I was like, यार मैं भी वैसे पढ़ता नहीं हूँ इतना, मुझे भी 24 घंटे क्लास से निकालते रहते हैं, I can probably do something like that। मतलब मुझे भी फिर मसले नहीं होंगे और मैं भी क्लास से बाहर नहीं निकलूंगा और टीचर्स लाइक कैसे करता है, और मैं होमवर्क करने की, forget homework, come on, forget exams, मुझे सिर्फ बीटबॉक्सिंग करनी की। It didn't work out the same way। What about your parents? जब तो उन्होंने देखा, बिकॉज ऑब्वियसली तुम घर में भी करते हो कि बीट बॉक्सिंग, हमारे यहाँ तो बच्चों को स्नब कर देते हैं, क्या अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहे हो, सीधे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं हिलो, तो ऐसा कुछ डांट डपट होती थी? नहीं मैम, मेरे पेरेंट्स डे वन से सुपर सपोर्टिव, और मतलब थोड़ा सा भी जैसे व्हाट्स द वर्ड, थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस जैसे मिली इस पैशन को मेरे, so they were much more supportive than before. पहले तो they were like a little bit in doubt, but after that they were like, okay, continue what you do. लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ समझे यार, तुम्हारे जितने भी शौक हैं, जैसे बीट बॉक्सिंग है, ऑब्वियसली इंसान अपनी एक धुन में होता है, एंड यू सॉर्ट ऑफ ट्राई डिफरेंट थिंग्स, पे कोई काम करती है, कोई नहीं करती। दूसरा, तुमने अपना शौक बताया कि यूर अ प्रोफेशनल गेमर, विच इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उसको एक पूरे स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल है, और पाकिस्तान में भी वी हैव सीन पीपल यू नो नाउ एक्सेल इन इट। लेकिन ये वो सारी चीज़ें जो आपको सॉर्ट ऑफ आइसोलेट भी करती हैं, यानी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ कैसी है? मेरी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है। लाइक आजकल की सारी सोशल लाइफ इज ऑनलाइन। रियलिटी, सोशल लाइफ तो ना हुई, वो तो वर्चुअल लाइफ हो ना, गई। रियलिटी, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया हम जो बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन, डू यू फेस टू फेस मीट विद फ्रेंड्स, टेक आउट टाइम? yes, क्योंकि definitely. एक जो बड़ी चीज़ हम देख रहे हैं आज, क्योंकि हमारा ग्रेटर टॉपिक, वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। अपनी धुन में कोई काम करना वो आपका पैशन है, लेकिन लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए आपको एतमाद चाहिए होता है। डू यू एवर गेट नर्वस विद पीपल? Not really. Not really? Okay. The last time I got nervous was when I had a crush on a girl and she was in front of me. That's it. That's pretty much it. वो तो नर्व रेकिंग टाइम होता ही है सबके लिए। उसके बाद उससे पहले जो मुझे याद है was like my first performance, और वो थी way back in the day, like मैं तब शायद कोई 8th क्लास में था, और वो मेरी स्कूल की असेंबली थी। That was my first performance, पहली बार स्टेज पे माइक like साइड पार्ट पे लेके और मैं खड़ा हुआ, and like that was the performance of my life. उसके बाद it's just like a life thing now. Like a fish takes to water. Definitely. it's literally like a lifestyle for me now. मतलब चलते फिरते हम like पता है, वी वांट टू हेयर समथिंग, बिकॉज जब हम ये टेलीविजन पे चलाते हैं, आपका जैसे पैकेज चलाया, तो लोग बहुत सारे ऐसे होंगे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, ये तो पीछे कुछ चल रहा होगा म्यूजिक, ये मुंह से कैसे हो सकता है। लेकिन बीट बॉक्सिंग का कमाल यही है कि जो आप बीट सुन रहे थे, जो म्यूजिक क्रिएट किया जा रहा था, इट वाज ऑल थ्रू हिज ओन वोकल कॉर्ड्स। तो असफद यार, हमें भी कुछ सुनाओ इससे पहले कि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़े। Definitely. Okay. My name, I don't know what name is. Shout out to the ship to the Watson right now. वापस क्लब में चलते हैं। वाह। My name is SpongeBob. Yeah! Wow. I got one more though. The thing that actually keeps me. Gee, the flute beatboxing. Yeah, the thing that keeps me on the side. Do you watch Game of Thrones though? Of course. Perfect.
Mind blowing. I am actually blown away. This is so much raw talent, जबरदस्त. मुझे ये बताओ अस्फंदियार, have you been approached by any of the musicians? आज हम सुबह भी बात कर रहे थे कि there's so much music now being created for dramas, for movies in Pakistan. I've been approached by a lot of musicians, like professional big names of the industry that I don't want to take right now because You're not thinking about it? It didn't go as planned. Malab, I was supposed to be in the Nescafe Basement season 4. Yeah, but the thing didn't go as planned. Our track in the end was pulled off. Like literally, our track Lincoln Park we're covering in the end. That was pulled off at the last minute. और हमें कोई आपस उसकी रीजन क्या थी? कोई copyright issue? No, nothing. Okay. You can do covers. आप covers तो कर सकते हैं. Definitely. That's why I've gone complete solo. और अगर मतलब यहाँ पर जहाँ पर collaborations की बात है, I'm definitely down for collaborations. The only difference is we're gonna do it on our own. We don't need a third party big media company to join us in. मतलब I would love it अगर terms and conditions हमारे मिल सकें. I would love it अगर हमारी media company sponsor कर ले for covers and stuff like that. But if you're down for collaboration, I'm definitely down. कोई अगर मीडिया कवरेज हमें नहीं मिलती, अगर हमें कोई मीडिया स्पॉन्सर भी नहीं करती, कोई भी हमें मीडिया प्लेटफॉर्म स्पॉन्सर नहीं करता ना, I am happy. I don't want those complications क्योंकि I've been through like the Nescafe Basement वाला stuff. It actually collapses down your creativity. आपको बहुत सारी चीजें फिर बहुत limit कर देता you है. sort of exactly. I think this is one thing I hear from a lot of people and young people. I think even the corporates and brands should be listening. कि आप जब collaboration की तरफ जाएं, so don't think that people are going to be corporate slaves. आपको थोड़ा सा एक perfect fit of creativity होना पड़ेगा. But Asfandiya, it was a pleasure to meet you, and thank you for bringing in so much high energy, positive energy to my show first thing in the morning. I wish you all the best and इसी तरह अल्लाह मियां आपको और कामयाबी दे and we hope to see you again on the show sometime very soon. Inshallah. Thank you so much for having me. Brilliant. And let's take a quick break. Break के बाद वापस आएंगे और ज़रा गंभीर बातें भी करेंगे क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर की संग बुनियाद रखने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी ठंड मेरे स्टूडियो में है उतनी ही ठंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है. इसमें ये बर्फ़ कैसे पिघलेगी इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. यकीनन मौसम सर्द है, ठंड है, सर्द महरी भी है हमारे पड़ोस में और उसके लिए हमेशा से जिस तरह के पाकिस्तान का स्टांस रहा है, हम एक कदम बढ़ाइए हम 2 कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ. लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, एक बहुत बड़ा मामला उसके ऊपर हमने पेशरफ देखी. करतारपुर कॉरिडोर का संगे मील, उसकी इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है ऑन द 28 नवंबर. लेकिन भारत की तरफ से वही घमंड, वही सर्द महरी की सी फिज़ा है. इसकी क्या वजह बनती है, इस पर ज़रा आज गुफ्तगू करेंगे. ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान चाहता तो जहाँ दूसरे मामलात इल्तिवा में पड़े हुए हैं, इस मामले पे भी कोई गौर फिक्र ना होता है. 1988 से करतारपुर की ये जो प्रोग्रेस है या इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट थी या दोनों मुल्कों की जो स्टैंड पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया जा रहा था. पेशरफ्त हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीब में, जहाँ वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिद्धू की और मुलाकात की गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की, वहाँ से ये मामला हुआ कि शायद पाकिस्तान इसके हवाले से सोच विचार कर रहा है और बहुत तेज़ी से, जिस तरह के हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 100 रोज़ गुजरे हैं लेकिन इस पर पेशरफ्त हुई है और इसकी बाकायदा इफ्तिताही तकरीब अब 28 के लिए मुनक्किद की जा रही है. लेकिन क्या वजह है कि ये बात भी इंडिया की तरफ से इसको कोई पजीराई नहीं मिल रही. इस पर बात करने के लिए आज हमने एक बहुत ही एबल पैनल को अपने साथ दावत दी है और मैं खुसूसन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब ने. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके यहाँ मौजूद होने का. इफ़ आई लुक बैक एट माई करियर, वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल शोज़ आई डिड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस आपके साथ ही किए. बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिला और आज भी उम्मीद है कि आप बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे हमारे साथ. सबसे पहले सवाल तो शाहिद साहब कि ये सिद्धू साहब की पहले तो लगा कि इमरान खान साहब से एक पर्सनल दोस्ती है जिसकी वजह से वो तकरीब हल्फ बर्दारी में आए, लेकिन वो पंजाब हुकूमत में भी एक मिनिस्टर का ओहदा उनके पास है. इस वक्त जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि नज़र ये आ रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया तो एक तरफ हैं, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट से कतरा भी रहे हैं, ये बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये उनकी पर्सनैलिटी है जी. बड़े दबंग आदमी हैं. आपको मालूम है कि पाकिस्तान में
जो कुछ उन्होंने किया यहाँ पे, उन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के से गले मिले, तो वापस जाने के बाद उनको हिंदुस्तान में बहुत बुरा भला कहा गया, बल्कि गद्दार कहा गया जी। लेकिन वो आपने देखा कि वो चुप नहीं हुए, मुस्तकिल बोलते रहे। एंड ही हैड आर्गुमेंट, ही सेड कि अगर मोदी साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में शरीक हो सकते हैं, और अगर वाजपेयी साहब लाहौर बस यात्रा में जा सकते हैं, तो फिर मेरे जाने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। तो उनकी लॉजिक ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों जो है लाजवाब हो गई। बिल्कुल। लेकिन देखिए, असल में सिलसिला ये है कि सिखों के लिए ये मकाम जो है इंतहाई होली है, बल्कि कहीं मैंने पढ़ा वो कहते हैं ये तो हमारा क़िबला है, क्योंकि वहाँ पे गुरु नानक जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने एक तो वहाँ पे दफन हुए, उनकी कब्र है या समाधि है, और दूसरे ये कि ज़िंदगी के आखिरी 15 साल या कितने दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे। तो इस लिहाज से सिखों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक अहम जगह है, और उनके लिए एक किस्म का ये बड़ी मजबूरी थी कि वो बॉर्डर से इस गुरुद्वारे को देख तो सकते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। आज भी अगर हम देखते हैं कि अखबारात में जो तस्वीरें हैं वो यही हैं कि उनके जो ज़ायरीन है वो दूर से बॉर्डर पार से बहुत ही अकीदत के साथ गुरु नानक की समाधि को दूरबीन से फासला शायद 3 किलोमीटर का है, कितने का है, तो निस्बतन और इतना करीब आके वो जाहिर सी बात है, करीब भी हैं और फिर भी दूर हैं जी। तो देखिए, उनके जज्बात को समझने की ज़रूरत है कि जिनके लिए ये इतना होली मकाम है और जिसको देखने के लिए वो तरस रहे हैं, वहाँ पे उनकी ज़ियारत बहुत ही पहले तो 18 साल 20 साल तक तो बिल्कुल ही नहीं गए हैं, पाकिस्तान बनने के बाद में जो गए हैं वो थोड़ी बहुत तादाद में गए। अब आप देखिए पूरा रास्ता खुल जाएगा, हज़ारों की तादाद में, मालूम नहीं कितनी तादाद में सिख जो हैं वहाँ तक जा सकेंगे, तो उनको उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन जो आपने बात की यहाँ पे शाहिद साहब, सिद्धू साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हम ज़रा नाजरीन को सुनवाते हैं। उन्होंने कल ना सिर्फ पहले तकरीब हल्फ बर्दारी में बड़ी अच्छी बातें की, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से खुसूसन उन्होंने कहा कि जी ना सिर्फ वो मेरे एक बड़े भाई का दर्जा रखते हैं, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, लेकिन वो एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो डिसीजंस लेने वाले हैं, और जो ये फ़ैसला उन्होंने कर दिया है उसके बाद तो उनका नाम सुनहरी हरूफ से तारीख में लिखा जाएगा। आइए देखते हैं उनकी ये स्टेटमेंट्स और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे यार की नजरे इनायत, देखिए उस दयानतमंद सियासतदान की बात। यार की यारी सबसे प्यारी, सिद्धू जी ने साबित कर दिया। आज वो पॉलिटिकल बुक से जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान की, उनके जरिए ये हम तक पहुंचा है कि वो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद में शिरकत की दावत दी, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रिया के साथ दावत कबूल की और शिरकत का भी फैसला किया। पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। मेरे एक एक रोम के अगर करोड़ करोड़ जबान लगे तो भी मैं अपने दोस्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। नवजोत सिंह सिद्धू ने शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा। सिख कौम जो दरबार साहिब पर अपना माथा टेकना चाहती है, इसके लिए करतारपुर कॉरिडोर एक आस है जो पूरी होने जा रही है। 26 नवंबर को भारतीय पंजाब के वजीर आला डेरा बाबा नानक में, जबकि वजीर आजम इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर में कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। जी जनाब, ये सिख बिरादरी के वो जज्बात हैं जो सिद्धू ने कहा कि अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। शाह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह एक हमेशा हमने देखा है कि भारत में, क्योंकि शायद इस तरह की ख़बरें बाहर आ नहीं पाती, लेकिन उनकी बहुत सारी कम्यूनिटीज़ में एहसास महरूमी भी है, एक आपसी चपकलिश भी चल रही है, तो मोदी सरकार के लिए इस वक्त उनके कैसे रवाबित हैं ख़ास तौर पर सिख बिरादरी से, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लगता है वो दो अलग अलग धारों में बह रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी 10 साल तक बीजेपी में थे और बल्कि MNA थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे। उसके बाद उन्होंने आई थिंक 3 साल पहले बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए और वहाँ से भी इलेक्ट हो गए। ही इज़ अ वेरी इलेक्टेबल पर्सन फ्रॉम अमृतसर, बार बार वहाँ से इलेक्ट हुए हैं। फिर आपको मालूम है वो मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं जी। लेकिन देखिए, वो सिलसिला ये है कि सिखों की हिंदुस्तान में एक बड़ी नुमायाँ पोजीशन इस लिहाज से है
कि एक तो ये पंजाब की स्टेट में उनकी मेजॉरिटी है, हमेशा से उनकी गवर्नमेंट उन्हीं की होती है, वो बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है जी। दूसरे सिख जो है फ़ौज में और दीगर शोबों में बड़े नुमायाँ हैं, तो सिखों को एलियनेट करना जो है किसी भी इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा। और बल्कि पिछले इलेक्शन में तो बीजेपी ने पंजाब में कुछ सीटें भी हासिल की थी, तो इस लिहाज से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मसला ये है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात में बेहतरी आए, उसकी अपनी अलग वजूहात हैं, टेररिज्म वगैरह वगैरह। असल चीज़ तो यह है कि वो एंटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे वो इलेक्शन जीतते हैं और वो उस सिलसिले को जारी रखेंगे, यानी पाकिस्तान से दुश्मनी करो और इलेक्शन जीतो, ये उनका मंशूर है, पाकिस्तान से दुश्मनी करके। और जितना ज़्यादा इस आग में तेल डाला जाए वो उनको लगता है कि उनकी बेहतरी है। इट इज़ ए सिनिकल पॉलिटिकल प्लॉय। ओके, अच्छा, फिर अब सवाल ये है कि इलेक्शन अगले साल आने वाले हैं, अगर पंजाब में उनको कोई बड़ा मेजर रिवर्स होता है तो वो एक तो इलेक्टोरली ठीक नहीं है, और दूसरे मैंने कहा सिखों की बड़ी अहमियत है मुल्क में, उनको उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वेदर दे लाइक इट और नॉट। तो इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक किस्म का बड़ा डायलेमा था, अगर वो ना कहते हैं तो सिख नाराज़ हो जाते हैं, अगर बॉर्डर को ना खोलते हैं तो सिख नाराज़ हो जाते हैं, और अगर हाँ कहते हैं तो एक लिहाज से उनकी पाकिस्तान पॉलिसी जो है वो ढीली पड़ जाती है। तो उन्होंने एक वाया मीडिया निकाला है कि हाँ भी कह दिया है लेकिन अपनी प्रेजेंस को बहुत लो लेवल पे कर दिया है, यानी सुषमा स्वराज नहीं आ रही हैं, पहले सुना था चीफ मिनिस्टर पंजाब शायद आएंगे, वो भी नहीं आ रहे हैं, हर एक को इशारे के साथ उनको बाकायदा कहा गया कि आप बैठे रहो। अच्छा, इस पे बात करते हैं शाहिद साहब, हमारे साथ विनोद शर्मा ऑनलाइन है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स, उनसे भी बात करते हो, जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे सियासी टेम्परेचर खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से क्या है। विनोद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप हमें बताइए कि इस खबर का, इस डेवलपमेंट का खैर मकदम किया जा रहा है भारत में, लोग क्या रिएक्शन है अवाम का, लोगों का, कि करतारपुर कॉरिडोर को खोला जा रहा है? देखिए, ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, कॉशियस वेलकम है। मैं समझता हूँ कि अभी आपने कोई और जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि दिल्ली दिल्ली हो रहा है, इधर भी है और उधर भी है जी। देखिए, डिप्लोमेसी में ये सब होता है, दोनों मुल्कों में होता है, और इस वक्त तंज कसने का टाइम नहीं है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है ना, इसमें जो ईंटें लगे हैं वो ट्रस्ट की ईंटें लगे हैं, वो फेस की ईंटें लगे दोनों तरफ से, और ये कॉरिडोर जो है एक बड़े रास्ते में तब्दील हो सकता है अमन के लिए, अगर दोनों मुल्क इस पे ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन विनोद, आप समझते हैं कि मोदी सरकार इसके लिए तैयार है? क्योंकि 28 तारीख की इस तकरीब में हमारी मालूमात के मुताबिक तो वजीर आजम इमरान खान मौजूद होंगे, आपकी तरफ सबको इन्विटेशन दी गई, लेकिन एक के बाद एक सिर्फ इसमें रिग्रेट्स ही आ रही हैं, इसकी क्या वजह बन रही है? 2 मिनिस्टर्स हमारी तरफ से आ रहे हैं जी, दोनों मिनिस्टर जो हैं वो सिख धर्म से हैं जी, अकाली दल की मिनिस्टर हैं और हरदीप पुरी हैं। हरदीप पुरी तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं जी, तो इसलिए ये तो 2 मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये जरूरी थोड़ी कि जो न्योता किसी को मिले तो 400-500 लोग आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, आप समझिए इस बात को, और सुषमा जी के अपनी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, नाम है उसका मध्य प्रदेश, तो इसलिए उस बात को भी आप दिमाग में रखिए और इस पे कोई गलत अंदाजा मत लगाइए। ठीक है। अच्छा विनोद साहब, चले हम मान लेते हैं, बदगुमानी नहीं करते कि इसमें जरूर कोई उनकी अपनी मसलहत और वजह रही होगी, लेकिन एक तासुर लोगों के सामने ये आता है, लोग ये अस्यूम करते हैं जिस तरह के भारत का रवैया है कि भारत शायद डायलॉग की मेज पे आना नहीं चाहता। अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी कि भाई बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है या दूसरे मामलात हैं, तो उसके लिए भी तो मेज पे बैठना पड़ेगा ना। क्या वजह है कि एक सर्द महरी सी है, एक कोल्डनेस हमें नजर आ रही है और वो बात ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान से? देखिए, जो दहशतगर्दी का मसला है जी, वो एक बड़ा इलेक्शन इशू हमारे मुल्क में रहता है और आपके मुल्क में भी शायद रहता है जी, और उससे निजात पाने के लिए वादे किए जाते हैं सियासतदानों के द्वारा। सही। अभी हाल ही में आपके वजीर आजम, जिनकी मैं जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ एक उनके फैसले जो थे वो उनके पहले वादों से अलग थे और वो क्रिटिसिज्म हुआ उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक दोनों तरफ एक दूसरों की सियासी मजबूरियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके चलते एक दूसरे को गुंजाइश नहीं देंगे, तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। और इसमें मीडिया का भी रोल होना पड़ेगा, हमारा मीडिया भी और आपका मीडिया भी। सही। हम लोग सिर्फ टीआरपी के पीछे ना भागें,
हम लोग अमन की टीआरपी के पीछे भागे, हम लोग तो जंग की टीआरपी के पीछे भागते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको बहुत ही सोच समझ के इस पे डिस्कशन होना चाहिए। और ये जो कॉरिडोर है जी, ये मेरी प्रेयर है कि ये कॉरिडोर खुला रहे। ये सिर्फ गुरु नानक देव महाराज के 550वें जन्मदिन तक ही न सीमित रहे, लिमिटेड रहे, आने वाले वक्तों में भी खुला रहे। और उसको इंश्योर करने के लिए हम एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की मजबूरियों को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ विनोद, आप नहीं समझते कि बोल्ड फैसले भी लेने पड़ेंगे? देखें, कल हमारे यहाँ भी ऑपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब पे इस करतारपुर के कॉरिडोर के हवाले से ही तनकीद बहुत आई, लेकिन फैसला अटल रहा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी सरकार भी इस तरह के अहम फैसले लेगी जिसमें वो समझौता एक्सप्रेस को दोबारा चलाने की बात करेगी, या निजामुद्दीन औलिया का अगर उर्स होगा तो पाकिस्तानी ज़ायरीन भी वहाँ पे जा सकेंगे? देखिए, एक बात समझिए मेरी जी, कि सियासतदान जो है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी किस तरह कुर्सी पे वो ऑपोजिशन की कुर्सी पे बैठे हैं कि रूलिंग पार्टी कुर्सी पे बैठे हैं। सही। तो हमारा और आपका बतौर मीडिया पर्सन ये ड्यूटी बनती है कि हम आवाम को एजुकेट करें जी कि सही चीज क्या है जी, और सियासतदान तो अपनी लाइन लेते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा विनोद, एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। चलें, ये तो सियासी बात हो गई ना, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़, बहुत बड़ा नाम जिनकी पजीराई एज अ पोएट हम देखते हैं इंडिया में भी बहुत है, उनकी साहबजादी अभी हाल ही में जब दिल्ली आप ही के न्योते पे, आप ही के बुलाने पे एक इवेंट पे पार्टिसिपेट करने गई तो उनको एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा। आपके सामने है कि इंटरनेशनल फैज़ फेस्टिवल हुआ, फिर हाल ही में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में अभी मुनक्किद की गई, दोनों में ही हमने ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि बड़ी मेहमान नवाजी भी हमारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स की। तो ये तो पीपल टू पीपल कॉरिडोर भी ऐसा लगता है कि बंद हो रहा है इंडिया में। फिर हमारे आर्टिस्ट को, एक्टर्स को भी आप काम नहीं करने देना चाहते साथ? देखिए, फैज साहब की बिटिया के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। वो इंडिया की इनवाइट नहीं थी, वो एक और कॉन्फ्रेंस में उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। चाइनीज कुछ वहाँ ऑफिस बेरर्स थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और जो उनके साथ हुआ उसका बहुत इंडिया की प्रेस में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जी। फैज साहब की हमारे मुल्क में बहुत इज्जत है जी, पूरे बड़े शकीर में उनकी इज्जत है, दुनिया में इज्जत है उनकी। सही। तो आप ये मत सोचें। मुसीबत ये है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में सिलेक्टिव व्यू पॉइंट रखते हैं, हमारा होलसम व्यू पॉइंट नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा मीडिया बायस्ड है दोनों का। सही। तो इसलिए हमको अपने रोल को तब्दील करना चाहिए। और जहां तक रही बात कि आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और इसी नेक तमन्नाओं के साथ कि जैसे आपने कहा कि ये बॉर्डर इसी तरह खुला रहे और ख़ास तौर पे दिल खुले रहें, ताकि अगर अमन का रास्ता निकालना है तो इसी तरह मेल मिलाप से और बातचीत के ज़रिए निकाला जाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर शाहिद अमीन, उनसे ज़रूर बात करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि जो देरीना मसाइल हैं उसका हल किस तरह निकल पाएगा, और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ भी इंटरनली भी पाकिस्तान में सियासी तौर पर तनकीद हुई है इस वाक़े से, इस डेवलपमेंट के हवाले से, उसकी वजह से क्या मौजूदा हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऑल दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक से पहले विनोद साहब ने दोबारा से बड़े एक्सक्यूजेस दिए। उन्होंने कहा दिल साफ़ कर लीजिए, बदगुमानी ना कीजिए, हमारे इलेक्शंस है इसकी वजह से हम आ नहीं पा रहे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये तासुर कायम है कि भारत की तरफ से वो गर्मजोशी देखने में नहीं आ रही जो कि इस वाक़े के बाद होनी चाहिए थी। अक्सर लोग कहते हैं कि जो पूरे बड़े सग़ीर के या सब कॉन्टिनेंट के इस रीजन के जो मामलात हैं, सार्क ममालिक के जो मामलात हैं, उसको एक तरह से बुली किया हुआ है, शिकंजे में लिया हुआ है भारत के एटीट्यूड ने। भारत क्योंकि उसमें लचक नहीं दिखाता तो तमाम ये जो ममालिक हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस ममालिक हैं, ये करीब नहीं आ पा रहे। शायद साहब आप कोई उम्मीद देखते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें एक ज़ाविया और जो आ जाता है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि वहाँ पे भारत का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, अमेरिका पे बढ़ता हुआ भारत का इन्फ्लुएंस जो कि दोबारा से पाकिस्तान को डू मोर कहता है, और अब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नो मोर है हमारा जवाब। सही है। नहीं, देखिए टेररिज्म का जो सिलसिला है हमारे पास
एक तो अपना कुलभूषण यादव मौजूद है, दूसरे अभी कल जो परसों कराची में वाक़या हुआ BLA का, उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में भी ये कहा गया है कि उनके लीडर जो हैं इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं और इंडिया में आते जाते रहते हैं। या एक टेलीफोन जो हमें रवाबित मिले हैं उनके, ये कार्रवाई करते वक्त ही वाज इन टच विद हिज। तो फिर आप बताइए कि इंडिया का एटीट्यूड क्या है? एक तरफ हमें टेररिज्म का उनको उन्होंने एक मुस्तकिल एक आलाप किया हुआ है कि पाकिस्तान में टेररिज्म होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, कम से कम पिछले 3 साल से तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया हो, कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। कोशिश की थी उन्होंने पठानकोट वाले वाक़ये की, वो तो बहुत दिन हो गए ना जी, वो तो काफ़ी दिन हो गए ना। तो हर वक्त तो इंडिया ने ये उनका इट सूट्स देम पॉलिटिकली। टेररिज्म पे सारी दुनिया में एक किस्म का एक बड़ा यूनानिमस नेगेटिव रिएक्शन है। उन्होंने पाकिस्तान को एक लिहाज से वे पुट अस इन ए कॉर्नर और कहते हैं ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, यहाँ से टेररिज्म आता है, उससे पाकिस्तान इज ऑन द डिफेंसिव। और इस लिहाज से उन्होंने उनका एक मकसद हासिल हो रहा है, उसमें असलियत का ताल्लुक नहीं है, उन्होंने एक परसेप्शन कायम कर दिया। साहब, haven't we taken diplomatic dividend of the recent developments? जैसे आपने खुद इशारा किया कि चाइनीज़ काउंसलेट पे कराची में हमला होना, उसकी कड़ियाँ जाके इंडिया से मिलती हैं। दूसरी तरफ SP ताहिर वाला मामला, जिनको इस्लामाबाद से किडनैप करके अफगानिस्तान ले जाया गया, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस इंडिया का नजर आता है। Why are we unable to, ये बातें हम क्यों नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर, आई डोंट नो, डिप्लोमेसी का फेलियर है, हमारा इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर आपको अंदाज़ा है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी, इनमें बड़े क्लोज रवाबित हैं। तो यकीनन एक गठजोड़ है जिसके अंदर इंडिया, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सब मिलकर पाकिस्तान में इंटेलिजेंस शेयरिंग का बाकायदा मुआहदा होने वाला था पाकिस्तान के साथ, और लास्ट मिनट पे अफगानिस्तान उससे बैकआउट करता है। बड़े इंडिया के एक हम का वहाँ पे होल्ड कह लीजिए या किस हम का है, लीवरेज है। इन एनी केस द पॉइंट इज लेट्स कम टू द रियल इशू। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बॉर्डर खोला जा रहा है, इससे यकीनन गुडविल बढ़ेगी। हिंदुस्तान में कितने भी हार्ड लाइनिंग हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लचक आई है, हालात से मजबूर हो के आई है या दिल से आई है, जो कुछ भी है। अपने खन्ना साहब कहते हैं कि नहीं, वो उनकी गवर्नमेंट भी चाहती है, ठीक है, अगर चाहती है तो नेकी और पूछ लेकिन साथ में हमारे यहाँ से क्योंकि एक लेग से हाई बिल्ड कर लेते हैं, ख़ासतौर पे हमारे पास जो स्पोक्समैन हैं, ज़्यादा उम्मीदें मत रेस करें। हिंदुस्तान के बुनियादी रवैये में फ़र्क नहीं है, और ये समझना कि इसके बाद कोई डायलॉग शुरू होने वाला है, इट इज़ प्रेमेच्योर। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा होने वाला है। जब तक वहाँ के इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, उस वक्त तक वो एंटी पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते रहेंगे। इलेक्शन में अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि कोई डायलॉग शुरू हो जाए, फिलहाल नहीं होने वाला। बल्कि सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस भी हो जाता है। यानी अगर शाहिद साहब इनके पैटर्न की तरफ नज़र डालें, जब कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर होता है जिससे शायद हमें इंटरनेशनली पजीराई मिल सके, लोगों का एटीट्यूड या लोगों का परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से बेहतर हो, हमेशा देखा तो ये गया है कि इंडिया में कोई ना कोई ऐसा वाकया जो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ क्रिएटेड एक क्राइसिस होता है, हमें बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। अच्छा देखिए, दो एक पहलू और भी हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है हमारे यहाँ का। एक तो इंटेलिजेंस का पहलू है। देखिए, आप इतना बॉर्डर खोल रहे हैं, इतने हज़ारों लोग आने लगेंगे, तो द पॉसिबिलिटी कि उससे कोई स्पाई टाइप के लोग, सैबोटाज करने वाले लोग सिख यात्रियों का भेस बदल के दाखिल होने की कोशिश करें। हमारे को बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है कि इस इलाके में आपकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि लोग इधर उधर भटक के कोई गड़बड़ ना करें। यानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ज़ायरीन के रूप में, यात्रियों के रूप में, इसमें जोश में आन के ये अपना इंटेलिजेंस का पहलू नहीं भूलना है। दूसरे जो एक बहुत बड़ा हमारा डायलेमा है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, इधर हम जेस्चर्स कर रहे हैं इंडिया की तरफ, इसका असर कश्मीर की जद्दोजहद के ऊपर क्या पड़ेगा? दे में फील डिस्करेज और लेट डाउन कि भाई उधर हमारे पे जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का आलाप हो रहा है जिसका वहां से जवाब भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, इन चीजों में थोड़ा मोहतात होकर कहते हैं हमेशा डिप्लोमेसी में यू मस्ट बी ट्रेड वेरी केयरफुली। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कल हम देख रहे हैं कि 10th Ideas, द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार विल बी अरेंज्ड इन कराची, और उसकी भी बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां हैं। और आपने यहाँ पे क्योंकि कश्मीर का जिक्र किया तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस दफ़ा बाकायदा एक हॉल का, जस्ट अगेन टू पुट अ प्रेशर बिहाइंड, 50 ममालिक के से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेशंस आ रही हैं, पूरी दुनिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इंटेलिजेंस, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो बाकायदा जो सबसे बड़ा हॉल है एग्जीबिशन का, उसका
नाम भी कश्मीर हॉल रखा गया है, जस्ट टू पुट आवर वेट बिहाइंड, ताकि इस इशू को हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए उसको निकाला जाए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे जो इस दफ़ा मैंने देखा कि हर दफ़ा दे पिक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, वो बात कर रहे हैं ग्रे हाइब्रिड वॉर की, जिसमें आपको कोई मुनज़्ज़म फौज नज़र नहीं आएगी, जिस तरह बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होगी या हमला नहीं होगा, बल्कि इसी तरह के मामलात होंगे जिसमें आपका एनिमी कंप्लीटली अननोन है। पाकिस्तान कितना तैयार है हाइब्रिड वॉर के लिए? लेकिन हम तो इसका बहुत बड़े विक्टिम रहे ना जी। यहाँ पे सालों से दहशतगर्दी का सिलसिला है, कुछ तो इंडिजिनस है, कुछ बाहर से इंस्पायर्ड है, और इंडिया के तो सबूत हमने बारहा पेश किए। अगर दुनिया में इसकी इतनी पजीराई तो नहीं हुई है, जैसे मैंने कहा कोई कम्युनिकेशन फेलियर है एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर प्रेजेंटेशन। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला जो है उसके इंडिजिनस रीजन भी हैं। हमारे यहाँ बाद ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ से बाहर जाके एक्टिविटीज़ करते हैं, आप माने या ना माने, दुनिया में तो ये इम्प्रेशन है। तो जितना भी आप इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेंगे उतना बेहतर है। उनको किसी किस्म की पजीराई नहीं होनी चाहिए। बात के बारे में सुना जाता है कि वो उन्होंने एक नाम बदल के दूसरे नाम से आज चले गए, दुनिया में उसका शोर मच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अपने हाफिज सही साहब दंदनाते हुए इधर उधर फिरते हैं, उसको रोका नहीं जाता है। इन चीज़ों से दुनिया में एक मनफी असर होता है। और ये जो पिछले दिनों ये आपने देखा वो धरने हुए, एक इंतहा पसंद तंजीम ने पूरे पाकिस्तान को हॉस्टेज बना के रख दिया, उससे भी तासुर होता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदों को बड़ी एक कम की ग्रीन लाइट मिली हुई है। लेकिन हम अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की ट्वीट और उनके बयानिए की तरफ जाते हैं, हमने देखा कि 2 रोज़ कबल ही जिनका आप इशारा कर रहे हैं उनको हिफाजती तहवील में ले लिया गया है, और एक दफ़ा फिर उन्होंने कॉल दी थी ये गुज़िश्ता इतवार के लिए कि सिट इन होगा और उसको नाकाम बनाया गया है। तो गवर्नमेंट अपनी रिट भी, आपने जिस तरह कहा कि एक बड़े मुहतात अंदाज से आगे बढ़ना है। बहरहाल एक सपोर्ट हासिल होती है, उसमें लोगों के एहसास भी मजरू ना हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। शर्मा साहब भी यही कह रहे थे कि जो सियासी मजबूरियां होती हैं और जो सियासी तनाव है उसको भी देखकर स्टेट्समैन को आगे बढ़ना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, जब हम बात करते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स भी लेने हैं, अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात भी अच्छे रखने हैं, लेकिन जब अफ़गानिस्तान का मामला आता है बड़े पुरज़ोर अंदाज में ये कहा जाता है कि हमारी अव्वलीन तरजीह हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। आई थिंक कि जब इंडिया के साथ भी मामलात हों हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को बालाए ताक नहीं रखना चाहिए, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है कि हम भूल जाते हैं कि वाघा बॉर्डर पर किस तरह एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, और अभी हाल ही में हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग शहीद भी हुए थे, और एक मेडिकल इमरजेंसी भी हमारे सामने आई थी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताह किया जाएगा, उसको खोला जाएगा, व्हाई आर वी इन एनी वे आल्सो माइंडफुल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट, कि वहाँ से जो सैकड़ों यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं उनका किस तरह से इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल होगा, किस बुनियाद पे उनको आने दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट या स्पाइज उसके अंदर भेस बदल के उनके साथ एंटर हो जाएं। इसी हवाले से बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई, यूर एन IR एक्सपर्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट भी हेड कर चुकी हैं एट द कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप स्टूडियो में हमारे साथ होंगी, लेकिन बहरहाल इस मामले पे आपकी क्या राय होगी? इट इज़ बीइंग सीन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और दोनों तरफ से पजीराई तो मिल रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट के पाकिस्तान का जो स्टेक है उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? इसलिए पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल है कि प्रो पीपल इनिशिएटिव है, और जो आपने इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स की बात की वहाँ पे आई थिंक हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको बआसानी हैंडल कर सकती हैं। तो इस इनिशिएटिव पे मैं इस हद तक तो बहुत सपोर्टिव हूँ कि ये प्रो पीपल इनिशिएटिव है, लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, और मेरे कंसर्न्स ये हैं कि इसकी जो टाइमिंग है और जो इसकी रेसिप्रोसिटी है इंडिया की, वो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, और वो इसलिए हमें पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो इंडियन पंजाब था वो लिटरली मोदी गवर्नमेंट के हाथ से निकल रहा था। तो ये तकरीबन उन्होंने एज एन इलेक्शन प्लॉय इस्तेमाल किया है। इस वक्त सिख यात्रियों की तरफ से उनके इंतहा प्रेशर था, और उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान से जब ये इनिशिएटिव हुआ
तो उसको अग्री किया है। और फिर आप देखिए कि उस रेसिप्रोसिटी में कितनी कदगन लगाई है। सुषमा राज ने इमीडिएटली कह दिया मैं नहीं आऊंगी, फिर 2 मिनिस्टर्स को कहा भेजेंगे, फिर उनकी पंजाब के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आने से माजरत कर दी। तो मैं बड़ी स्केप्टिकल होती हूँ जब इंडिया कोई कंसेशन देता है या इंडिया कोई प्रो पीस एक्ट को रेसिप्लिकेट करता है। और मैंने उनको ये देखा है कि पानी के हवाले से भी उन्होंने अपना नैरेटिव बहुत ऊंचा किया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, खून और पानी साथ नहीं रह सकता। फिर उन्होंने डेलीगेशन भेज दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये इंटरनेशनल प्रेशर उन पर बढ़ सकता है। डेलीगेशन आया, वापस चला गया। जो फैसला हुआ था कि इंडस कमीशन का कोई इजाजत दी जाएगी मुआयना करने की डैम्स की, बतेहा डैम्स के दूसरों की, वो उन्होंने आज तक नहीं होने दिया है। हमारे कमीशन का विजिट आज तक इंडिया में नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि देखिए जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हुआ और उसके जो शाखसाने जिस तरह से इंडिया से मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है उसको भी पैरेलल तौर पे शोकेस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसको फ्लिप कर दिए, अगर इससे एक 4th इंसिडेंट इंडिया में हुआ होता जिसका उन्हें शक होता, सिर्फ और सिर्फ यही हेडलाइंस फ्लैश कर रही होती है इंडियन मीडिया पे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि डॉक्टर उमर, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि जो इंडिया के बढ़ते हुए मजालिम हैं कश्मीर में, क्या वो कश्मीरी अवाम एलिनेटेड फील नहीं करेगी जब पाकिस्तान इस तरह के स्टेप्स ले रहा है? देखिए कश्मीर तो मैं समझती हूँ कि इंडिया के लिए इंडिया का जिसको सारी उम्र कहता रहा, अब वो मास अपराइजिंग के तौर पे हमारे सामने, और वहाँ इनको गवर्नर रूल लगाना पड़ा है। गवर्नर रूल जो है वो इस बात का इतराफ है कि देयर इज फेलियर ऑफ गवर्नेंस, सही, और वो कश्मीर में हो रहा है। मैं समझती हूँ, ये बात बारह कहती हूँ कि कश्मीर अब पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, कश्मीर एक मसला है और कश्मीर अफगानिस्तान में अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा हमारे साथ होने का। थोड़ी सी फ़नी खराबी की वजह से हम आपको सही तरह नहीं सुन पा रहे हैं। शायद साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूँगी। खुशाइन कदम है, लेकिन व्हाट डज पाकिस्तान नीड टू बी माइंडफुल ऑफ? एक तो यार ज़्यादा हाइप नहीं करनी चाहिए, फिर तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं तो फिर एक बैकलैश भी होता है। सही, और जब तक इंडिया की तरफ से कोई वादे रेसिप्रोकेशन नहीं होता, मिसाल के तौर पे इस विज़िट में उनके मिनिस्टर वाकई आते हैं, 2 का जिनका जिक्र हो रहा है, उनकी किस किस्म का एटीट्यूड है या किस किस्म का इंडिया के प्रेस में इसका रिएक्शन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और ऐसे इशू पे पार्टीजन पॉलिटिक्स भी बहुत नामुनासिब है। फिर देखें सिख बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, अगर उनका कुछ गुडविल पाकिस्तान की तरफ है, इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक गेन फॉर पाकिस्तान। इट्स ए स्ट्रेटेजिक गेन फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब, हमेशा की तरह बहुत कुछ सिखाने का और गुत्थियाँ सुलझाने का। और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुँचता है। आपके साथ कल फिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।